गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रवि कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ महाकाली क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पादपों में पोषण। यह आपका कक्षा 7 का अध्याय 1 है। तो आइए अब हम सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम यानी इस पूरे चैप्टर की रीडिंग लगाएंगे और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, उसमें किसी भी चैप्टर में क्वेश्चन आंसर करने से पहले सबसे ज़रूरी होता है कि आप उस चैप्टर की 2 से 3 बार रीडिंग कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। देखो, जो ये कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, ये खनिज ये भोजन के घटक होते हैं जो कि मनुष्य के शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं और इन्हें क्या बोला जाता है? पोषक। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। देखो, बिना खाना खाए तो कोई भी नहीं रह सकता। आप भी नहीं रह सकते, मैं भी नहीं रह सकता और जीव जंतु भी नहीं रह सकते। पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना लेते हैं। जो पौधे होंगे वो तो अपने आप अपना भोजन बना लेंगे, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। या तो वे पेड़ पौधों से लेंगे या फिर जो जंतु पेड़ पौधे खाते हैं उन जंतुओं से अपना भोजन लेंगे, लेकिन ये खुद नहीं बना सकते। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर हैं। अब बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। वह सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। तो देखिए, जो पौधे होते हैं केवल वही ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, बाकी कोई और नहीं बना सकता। किस किस की उपस्थिति बनाते हैं? जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से ये बना लेते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। जो पोषक पदार्थ होते हैं वो सजीवों की शारीरिक संरचना जो होती है उनकी वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को हम क्या बोलते हैं? पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं सब पोषण कहलाती है। देखो, पोषण की वह विधि जिसमें जो जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं वो क्या कहलाएगी? स्वपोषण कहलाएगी। अतः ऐसे पादपों को जो स्वपोषी कहेंगे। देखिए, पोषण की वह विधि जिससे जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लें वह स्वपोषण कहलाएगी। ठीक है। अतः ऐसे जो पादप होंगे उन्हें हम बोलेंगे स्वपोषी। ठीक है। ऐसे पौधों को जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? विषमपोषी। अब पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना लेता? भाई, जब पेड़ पौधे बना सकते हैं, वो सजीव हैं, तो हम भी तो सजीव हैं, तो हम क्यों नहीं बना सकते? अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित हैं। ठीक है। क्या भोजन पादप के सभी भागों से निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? अब भैया, हमारे मन में ये मतलब बात आती है कि यार, पादपों की खाद्य फैक्ट्री है कहाँ पर? क्या भोजन पादप के सभी भागों से निर्मित हो जाता है या फिर कुछ विशेष भागों में ही है?
अब पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री, भाई उन्हें कच्चा माल कहाँ से मिलता है, तो ये चीज़ तो भाई है भाई दिमाग से, तो सोचो फिर। प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम होता है। पत्तियां, पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं, जो पत्तियां होती हैं वो पादप पेड़ पौधों की क्या होती है, खाद्य फैक्ट्रियां। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। ठीक है। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। देखो जो मिट्टी होती है उसमें उपस्थित होता है जल और खनिज, वो किसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, मूल जड़ के द्वारा, तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। अब भूजों ने जानना चाहा कि यार जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं, तो पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र जो होते हैं द्वारा वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, पत्ती की सतह पर जो रंध्र होते हैं उसमें क्या करती है, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कर जाती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को क्या बोलते हैं हम, रंध्र। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा, जल एवं जो खनिज होता है वो वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं। यह तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। देखो एक मार्ग बनेगा तभी तो ये पोषकों को कहाँ तक पहुंचाएंगी, पत्तियों तक। पादपों में पदार्थ के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। अब क्या कहता है ये कि यार पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता होती है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं कर सकते। ठीक है। तो पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। ठीक है। जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, पत्तियों में होता है ये। क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। ठीक है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। जो खाद्य संश्लेषण होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में खाद के रूप में संचित हो जाती है। क्या होता है, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा को संग्रहण किया जाएगा और पादप में ये खाद के रूप में क्या हो जाएंगी, संचित हो जाएंगी। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। देखो प्रकाश संश्लेषण ना हो तो क्या होगा, ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की जो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं होती हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। वो एक बार और पढ़िए, ये बहुत मुख्य लाइन है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस हम एक समीकरण द्वारा भी पढ़ सकते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल लेते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ तो हमें प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड के रूप में क्या हो जाता है, संचित। भूजों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है और वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। भाई यार हरे रंग की पत्ती में तो ठीक है,
लेकिन क्या इसमें भी होता है? तो वो ये जानना चाहता है, बूझो। देखो, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूर्यरूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ये क्रियाकलाप दिया गया है, लेकिन इससे पहले हम ये पढ़ते हैं। कोशिकाएं, आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनी होती हैं, ठीक है। इस प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्म दर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना होती है। क्या होती है? एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली बोला जाता है। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। इसमें क्या होती है? केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है जो क्या कहलाती है? केंद्रक। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें हमने आपका 4 डेफिनेशन पढ़ ली एक तरीके से। देखो, सजीवों की जो शरीर होता है वो सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कोशिका। दूसरा, कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। इस केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जिसे हम कहते हैं कोशिका केंद्रक। और तीसरा, केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, ये आप देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। अब क्या होता है, इन्होंने एक क्रियाकलाप दिखा रखा है तो ये हम देखेंगे। अब होता है आपका पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं, ठीक है। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? अब बात ये होती है कि पेड़ पौधों को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है। याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इस रूप में नहीं कर सकते, ठीक है। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिया जाता है। संभवतः आपने देखा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक और खाद डालते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है, मतलब अधिकता होती है। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की पूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद के अन्य संगठनों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। अब आपका पादपों में पोषण की अन्य विधियां देखिए। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, वे कैसे जीवित रहते हैं? अब ये भी यार सोचने वाली बात है। तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर रहते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। अब चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए।
क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? जी हाँ, दिखाई देती है। ये अमरबेल का पादप है। क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है, ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करता है जिस पर ये आरोहित होते हैं। ठीक है, जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप क्या कहलाता है? परपोषी। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः उन्हें परजीवी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अमरबेल होता है जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हमें वृक्ष एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए, अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। क्या हम भी ऐसा करते हैं? ये सोचना चाहिए। पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं? भाई क्योंकि वो भी लेते हैं, तो क्या परजीवी हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों की पकड़ लेते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। ठीक है, क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादपों को देखिए। इसमें घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप तथा संडियो कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। इसके बारे में जानकारी आप पता करिए। अब भुजो भ्रमित है। यदि घटपणी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो ये कीटों का भक्षण क्यों करता है भाई? क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिन्हें उनकी आवश्यकता है? ये सोचने वाली बात है। अब है मृतजीवी। तो मृतजीवी क्या होता है? आपने बाजार में छत्रक, मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनियाँ अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। ठीक है, आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। अब जो भूजो था वो जानना चाहता है कि यार ये जीव जो हैं अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते। इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। अब है क्रियाकलाप 1.2। ये कहता है ब्रेड का एक टुकड़ा लो, इसे जल में भिगो लो और इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए और उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। ये डब्बे किस रंग के हैं? किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचना दिखाई दे, जैसे ये दिखाई गई है। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। यह मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वह इस विलयन को भोजन के रूप में अवशोषण कर लेते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करें, उससे कहेंगे मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले मृतजीवी कहलाते हैं। अब क्या होता है कि कवक जो होता है आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती हैं। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी
हो जाती हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। अब पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती थी कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो गया भाई, कि मेरे जूते खराब कर दिए। पहले ये सोचे। सामान्यतः कवकों का बीजाणु वायु में उपस्थित होता है और जब वह किसी ऐसे पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचाएं? अब यार भूजो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता था क्या कवक रोग कारक भी होते हैं। तब पहेली ने बताया यीस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादप जंतु एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। अब क्या है कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं। देखो कुछ जीव जो होता है वो वही साथ साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते भी हैं। जैसे होता है ना कि बच्चे स्कूल में आते हैं और खाना बांटते हैं, वैसे ही वो बांटते हैं। इन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है, कि साथ, सहजीव मतलब साथ में जीवी संबंध। ठीक है, उदाहरण कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक का पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। देखो वो चूहा, तू मुझे आइसक्रीम दे, मैं तुझे चॉकलेट दूंगा। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। अब जो लाइकेन था, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक तो होता है शैवाल और दूसरा होता है कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि जो कवक में होता है क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो भैया एक ने कहा कि तू मुझे पेंसिल दे दे, दूसरा कहता चल मैं तुझे नोटबुक पेपर दे दूंगा। मृदा में पोषकों की पुनर्पूर्ति किस प्रकार होती है? क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? सोचिए, क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम हो जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हम पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। अब पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में समर्थ नहीं होते जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अब जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को विलय के रूप में ही अवशोषित करते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वो क्या करते हैं? वायुमंडल में नाइट्रोजनों को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर जो दालें होती हैं फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उन्हें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल जो होती है वो उगाने के बाद जो अगली फसल के लिए भी
सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती। इस अध्याय में अब हमने पढ़ा क्या कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, बहुत ही कम पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी और मृतजीवी। परजीवी या मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर क्या होते हैं, निर्भर, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया जाता है। क्या हम कह सकते हैं कि कीट भक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं या नहीं? ठीक है, तो देखो बच्चों, अभी हमने क्या है इस चैप्टर का एक रीडिंग लगाई है। अब आगे हम जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसके जो भी अध्याय है वो सब हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम रीडिंग लगा रहे हैं चैप्टरों की, जिससे कि हमें पता रहे एक बार कि क्या चीज़ है, और आपको भी पता रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रीडिंग लगाएं, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो आपकी तैयारी होती है वो इसी से हो जाती है। तो धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय माँ काली।